और प्रेरणा रूप ये सेवा साधना की परंपरा हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। हमारे सभी लाखों कार्यकर्ता जो इस संकट की घड़ी में सेवा में रत है, उनके और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। और जैसे हर देशवासी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं, मैं अपने हर कार्यकर्ता साथी की भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। साथियों, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का बहुत आभारी हूं कि बीच में मुझे इस कोरोना के समय जो सेवा कार्य कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला था। देश के अलग अलग कोने पर कैसे पार्टी के कार्यकर्ता खप गए, गरीब से गरीब की जरूरत के लिए जिस प्रकार से वो दौड़ते रहे, एक एक घटना बहुत ही प्रेरक थी। कुछ कार्यकर्ताओं के तो पूरे परिवार सेवा भाव से जुड़ गए थे। और समाज भी देखिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी। ये सेवा भाव, ये कर्तव्य भाव, संगठन का समाज के प्रति नित्य समर्पण, ये अपने आप में मां भारती के लिए हमने जो सपने संजोए हैं, उन सपनों को बहुत बड़ा बल देते हैं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपने जो किया है वो मीडिया में छपे न छपे, टीवी में दिखे न दिखे, लेकिन आपने सामान्य गरीब के दिल में जगह बना ली है। बहुत बड़ा काम किया है। साथियों, आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका दिखाया मार्ग हम सभी को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। साथियों, ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर
वे आवाज बुलंद करते रहे थे। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था, कितना दूरदर्शी था। साथियों, 21वीं सदी के भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने के लिए 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें दीनदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस बार उनका जन्मदिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि बीते कुछ दिनों में ही देश ने वो अहम निर्णय किए हैं जिस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन की प्रकाश रेखाएं हैं, प्रकाश पुंज है। हमारे देश के किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन, युवाओं, मध्यम वर्ग के हित में इन दिनों सरकार में रहते हुए राज्य सरकार में बैठे हमारे और कार्यकर्ताओं ने अनेक अच्छे फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए हैं। जहां जहां भी राज्यों में भी हमें सेवा करने का अवसर मिला है, वहां की हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम, वहां की पार्टी और पार्टी की टीम इन्हीं आदर्शों को परिपूर्ण करने के लिए उतने ही जी जान से लगे हुए हैं। आज से ही देश के ईमानदार करदाताओं के हितों को सुरक्षा देने वाला फेसलेस अपील का प्रावधान भारत की टैक्स व्यवस्था से जुड़ने वाला है। ईमानदार करदाताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए फेसलेस टैक्स सिस्टम कुछ महीने पहले ही टैक्स रिजिम का हिस्सा हो चुका है। अब वहां से ऊपर अपील में जाना है। अब फेसलेस अपील का प्रावधान करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रवृत्ति से बहुत बड़ी सुरक्षा देगा। और मैंने हमेशा कोशिश की है, सरकार की जिन्हें जरूरत नहीं है उनके जीवन में सरकार दखल न दे। सरकार जितनी कम दिखे उतनी समाज की ताकत बढ़ती है। साथियों, आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों को, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मजदूर, उन सबको उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिस संस्कारों से हमें गढ़ा है, मन को बहुत संतोष होता है। आजादी के अनेक दशकों तक किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े बड़े घोषणा पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया है कि वो सारी बातें कितनी खोखली थी, सिर्फ नारे थे। मैं समझता हूं देश अब इन बातों को भली भांति जानता है। इसलिए ही दीनदयाल जी कहते थे कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है। ये उस जमाने में वो कहते थे। और पंडित जी ने कहा था, अव्यवस्था और अनाचार
अभाव और असमानताएं, असुरक्षा और असामाजिकता उस समय का उनका वर्णन था, बढ़ती जा रही है। उनकी कही ये बातें बाद के दशकों में और प्रबल होती गई। दीनदयाल जी तो हमें छोड़ के बहुत पहले चले गए थे। ये तब और बढ़ा जब कुछ लोगों ने राष्ट्रहित और जनहित के बजाय सत्ता और स्वहित को राजनीति का हिस्सा बना लिया। साथियों, किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते थे। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसान ने पसीना बहाने में कोई कमी नहीं रखी। बूंद बूंद पानी का, तिल तिल जमीन के हिस्से का उपयोग करते हुए देशवासियों का पेट भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी। उपज बढ़ाने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हां, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। कर्ज जरूर बढ़ गया। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, प्रामाणिक प्रयास किया है, सोच समझ करके प्रयास किया है। कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। पहले लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी एनडीए सरकार ने ही की है, इतिहास बना दिया है। बीते सालों में ये निरंतर प्रयास किया गया है कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो। पहले सिर्फ उसी किसान को केसीसी का लाभ मिलता था जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई। थोड़ी सी भी जमीन होगी, किसान है, इसका हकदार है। अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों को और मछली पालन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है। साथियों, पिछले सरकार के 5 साल में किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को करीब 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। मैं यूपीए सरकार की बात करता हूं। भाजपा सरकार के 5 वर्ष में किसानों को लगभग 35 लाख करोड़ रुपए केसीसी के माध्यम से दिए गए हैं। सरकार
देशव्यापी अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़ रही है, ताकि उन्हें किसी और के पास ऊंचा ब्याज देकर के, जमीनें गिरवी रख करके, पहले से ही अनाज बेचने का एक प्रकार से सौदा करके कर्ज लेने की मजबूरी से बाहर निकालने के लिए हमने एक अहम काम पूरी ताकत से शुरू किया है। इन सभी प्रयासों से देश के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है और अब दशकों बाद किसान को अपनी उपज पर सही हक मिल पाया है। कृषि में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। देश में 100 में से 85 आउट ऑफ 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस श्रेणी में आते हैं और ये बहुत बड़ी ताकत है किसान जो आज सबसे ज्यादा खुश है। पहली बार उनको अपनी उपज के मोल भाव का विकल्प मिला है। पहले की परंपरा थी मंडी में बेचने की, अगर उसको लगता है कि वहां फायदा है वो वहां बेचेगा, उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपूर्ण फर्क है, किसान को हक दिया है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा। साथियों, भाजपा सरकार ने जो काम किया है, अब भाजपा के हर कार्यकर्ता को इन कानूनों की भावना को बिल्कुल सरल भाषा में किसान साथियों के बीच बैठ करके, गांव में जाकर के, खटिया की परिषदें कर करके, चारपाई की परिषद कर करके, छोटे छोटे ग्रुप में हमें बताना है। और ये वर्चुअल जब दुनिया चल रही है तब एक प्रकार से ये अवसर है कि हम बड़े बड़े कार्यक्रम न करते हुए छोटे छोटे कार्यक्रम करते, 5 किसान 10 किसान बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, अपनी बात, उनके सवालों के जवाब, बातचीत कर, और वो हमें इतनी अच्छी चीजें बताएंगे, वो हमारे विचार को भी ताकत देंगे। उनके बीच ले जाना, मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, पंडित दीनदयाल जी के विचार को हमने व्यवहार में कैसे लाया है, ये ले जाने का अभियान बनता है। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें किसान के भविष्य को सुनिश्चित करना है, उज्जवल बनाना है। हम जितना ज्यादा किसानों को कृषि सुधार की बारीकियों के बारे में समझा पाएंगे, उतना ही किसान जागरूक होगा और अपने को कोई अगर लूट लेता है, धोखा करता है, तो वो खुद भी जागरूक हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। और इसलिए किसान को सशक्त होने का ये रास्ता है। साथियों, किसानों की तरह ही हमारे यहां दशकों तक देश के श्रमिकों को भी कानून के जाल में उलझाकर रखा गया है।
जब जब श्रमिकों ने आवाज उठाई, तब तब उनको कागज पर एक कानून दे दिया गया। स्थिति ये थी कि निर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए एक कानून, खेत से जुड़े श्रमिकों के लिए दूसरा कानून, पत्रकारिता से जुड़े कामगारों के लिए एक कानून, फिल्म उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक साथियों के लिए अलग कानून, ऐसे अनेक कानून थे। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दांव पेचों में उलझा कर रख दिया गया। इस वजह से वो इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करते भी तो बरसों बरस कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। अब इस स्थिति को बदल दिया गया है। 4 लेबर कोड्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुविधा और श्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन मिले और वो भी समय पर मिले, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक खनन, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वीपिंग और क्लीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कुछ कामों से जुड़े देश के सिर्फ 30% श्रमिक को ही न्यूनतम वेतन मिलता था। याद रखिए, सिर्फ 30%, 30%। अब आईटी इंडस्ट्री, होटल, ढाबा, ट्रांसपोर्ट, घरेलू कामगार, असंगठित क्षेत्र के तमाम दूसरे श्रमिकों को भी ये सारे हक मिलेंगे, इसके दायरे में लाया गया है। हमें श्रमिकों के आशीर्वाद मिलने वाले हैं। साथियों, अभी पूरे देश में न्यूनतम वेतन को लेकर करीब 10,000 अलग अलग दरें हैं। आप चौंक जाएंगे सुन करके, 10,000 अलग अलग दर। हमने 10,000 दर बताइए, वो जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है। अब नए प्रावधानों से 10,000 को कम करके सिर्फ करीब 200 के अंदर ही उसको कर दिया गया है। बड़ी मेहनत पड़ी है, लेकिन किया है। इसके अलावा अब ठेका मजदूरी के स्थान पर एक फिक्स टर्म के रोजगार का भी विकल्प दिया गया है। ऐसे श्रमिकों को रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। वेलफेयर से जुड़ी दूसरी योजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा और उन्हीं की तरह काम के घंटे भी फिक्स होंगे। 12 घंटे 10 घंटे मजदूरी करवा लेना, ये अब बंद होगा। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले श्रमिक साथियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है। किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन और बीमा से जुड़ी योजनाएं
हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरंभ कर दिया है। अब नए प्रावधानों से ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच और मजबूत होगा। ये नए प्रावधान देश के उद्योगों के लिए भी, उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे। करप्शन भी रुकेगा। इस वजह से संगठित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, जो पहले के श्रम कानून थे वो देश की आधी आबादी, हमारी महिला श्रम शक्ति के लिए काफी नहीं थे। अब इन नए कानूनों से हमारी बहनों को, बेटियों को समान मानदेय दिया गया है। उनकी ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अब देश के श्रम क्षेत्र को भी महिलाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। साथियों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं की ही तरह छोटे छोटे स्वरोजगार से जुड़े साथियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसकी सूद कभी नहीं ली गई। रेहड़ी पटरी, फेरी पर काम करने वाले लाखों साथी जो आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार भरण पोषण करते हैं, उनके लिए भी पहली बार एक विशेष योजना बनाई गई है। ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंक से सीधे 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सिर्फ एक मुश्त ऋण की योजना नहीं है, बल्कि इससे रेहड़ी पटरी वालों को इस तरह बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है कि अगर वो अपने छोटे कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है और बैंक के साथ उसका लेन देन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है, तो आगे भी ज्यादा लोन दे सके, कम दरों पर कर्ज दे सके, ये व्यवस्था की गई है। ऐसे काम से जुड़े अनेक साथी गांवों को छोड़कर शहर पहुंचते हैं। उनको वहां आवास की बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए भी उचित किराए वाली आवास योजना बनाई गई है। साथियों, कोशिश ये है कि आत्मनिर्भरता के व्यापक मिशन से जुड़े हर कोई जुड़े, सभी को अवसर मिले, और यही तो दीनदयाल जी का सपना पूरा करने का प्रयास है। इसी ध्येय के साथ SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उन वर्ग के साथियों के लिए भी जो आरक्षण का प्रावधान है, उसको हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया दिया गया है। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आगे बढ़ने के लिए, उचित अवसर देने के लिए पहली बार 10% का आरक्षण दिया गया है। इन सुविधाओं का बहुत बड़ा लाभ समाज के एक बड़े हिस्से को मिल रहा है। साथियों, गरीब हो, किसान हो, श्रमिक हो, महिलाएं हो, ये सभी आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए इनका आत्मसम्मान और इनका आत्मगौरव ही आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति है, भारत की प्रेरणा है। इनको सशक्त करते ही भारत की प्रगति संभव है। भाजपा की हर सरकार, चाहे वो केंद्र में हो
या राज्य में, वो यही प्रयास कर रही हैं कि समाज के सभी को सही अवसर मिले, कोई खुद को छूटा हुआ महसूस न करें। साथियों, हमारा वैचारिक तंत्र और राजनीतिक मंत्र साफ है, गोलमोल नहीं है, और हमने उसको जी करके दिखाया है। हम लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा कर्म है। साथियों, हमारे सारे लक्ष्य इसी एक मंत्र में समाहित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को 21वीं सदी की राजनीति में अपनी ये पहचान और सशक्त करनी है। 1 वर्ष पहले इसी पहचान के कारण देश ने भाजपा को अवसर दिया है, अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय के भीतर हमने दशकों से चले आ रहे मामलों को निपटाया है, अनेक बड़े वायदों को पूरा किया है। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जिस संकल्प पत्र को लेकर आप घर घर द्वार द्वार गए थे, आज जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। हर घर जल और हर गांव तक तेज इंटरनेट जैसे अनेक ऐसे संकल्प हैं जो करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 370, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जैसे वो वादे भी शामिल हैं जिसको दशकों की हमारी तपस्या का भी आधार रहे हैं, दे रहे हैं। संकल्प लेकर उसे सिद्ध करने की इस ताकत को हमें बनाए रखना है, ऊर्जावान रखना है। साथियों, बदलते हुए समय में है, बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता ने इस दौर में जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी दिखाई है वो भी प्रशंसनीय है। कोरोना काल में भी हमने ये कर दिखाया है। देश के सामान्य मानवी को जब हमारी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब हमने अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की ताकत हमारे देश के लोगों की सेवा में लगा दी। शहर हो या गांव, हर जगह भाजपा कार्यकर्ता ने लोगों की मदद की और आज भी कर रहे हैं। बदलती परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनसंपर्क को टेक्नोलॉजी आधारित भी बनाने का भरपूर सफल प्रयास किया है। और मैं भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और उनकी पूरी टीम को भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।